हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है प्रभांस क्लासेज में। क्लास 12th स्टूडेंट, आप सभी के लिए आज हम एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट कर होते हैं, जो आपके 2 नंबर 100% आए क्लियर हो जाएगा। चुटकियों को बजाते हुए आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को जो सोच रहे होंगे कि क्या आखिर क्या बताने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने जा रहे हैं और परिभाषा बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने क्लास में भी पढ़ा होगा, देखा भी होगा, लेकिन जैसे बताया जाएगा आपको आज देखते ही सुनते ही तुरंत ऑब्जर्व हो जाए आखिर वो कौन सी चीज है जो हम बताने जा रहे हैं। वो आपको स्टार्ट होते हैं करते हैं व्यतिकरण। क्या बताया जाएगा? व्यतिकरण। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, एक कोई भी चैप्टर एक होगा 12th क्लास में जो व्यतिकरण। व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरफियरेंस। व्यतिकरण, इंटरफियरेंस, फियरेंस। व्यतिकरण होता क्या है? ये कहता है जब किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक दिशा में चले। क्या बताया? जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, आवृत्तियां समान हों लेकिन कितनी तरंगें चलेंगी? दो तरंगें चलेंगी। दो तरंगें चलेंगी, वो भी एक साथ चलेंगी। क्या बताया? दो तरंगें चलेंगी, एक साथ चलेंगी। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से। अब आपको अध्यारोपण क्या है 11th क्लास में पढ़े थे, तरंगत चैप्टर में प्रगामी तरंगे अप्रगामी तरंगे जो पढ़े थे, उनमें अध्यारोपण आया था। अध्यारोपण होता क्या है? जो तरंगे चलती हैं उन दोनों तरंगों को जोड़ दीजिए, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। सरल आवर्तगामी तरंगे, ये तरंगों का जोड़ना अध्यारोपण। क्लियर हुआ? तो व्यतिकरण, अगर आपसे पूछा जाए कि व्यतिकरण होता क्या है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, तो आज के वीडियो में व्यतिकरण के विषय में बताते हैं। तो व्यतिकरण की मैंने परिभाषा बता रहा हूं, सभी लोग गौर से सुनेंगे। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से तरंगों की तीव्रताओं का योग भिन्न भिन्न होता है। क्या बताया? जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक दिशा में चलती हैं, उनके अध्यारोपण से माध्यम में कुछ बिंदुओं पर तरंगों की तीव्रताओं का योग भिन्न भिन्न होता है। जब भिन्न भिन्न होता है तो भिन्न भिन्न कौन कौन सा होता है? कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग बहुत अधिक होता है और कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग बहुत कम अर्थात शून्य होता है। और यही घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। कितनी सरल परिभाषा। जब किसी एक ही माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें, क्या बताया? जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती हैं
में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से तरंगों की तीव्रताओं का योग तरंगों की तीव्रताओं का योग अलग अलग रहता है, अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है। जब किसी माध्यम में एक ही आवर्त की दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से तरंगों की तीव्रताओं का योग भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। कुछ स्थानों पर या कुछ बिंदुओं पर तरंगों की तीव्रताओं का योग कुछ बिंदुओं पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम और कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम अर्थात शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। इस घटना पर कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम और कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम अर्थात शून्य होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं या इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यतिकरण क्या है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से तरंगों की तीव्रताओं का योग भिन्न भिन्न होता है। कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम होता है और कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम होता है और यही घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण। व्यतिकरण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। व्यतिकरण के प्रकार, आपसे अगर पूछा जाए कि व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, कि प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस या काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? व्यतिकरण दो प्रकार से होता है। एक होता है समपोषी व्यतिकरण। क्या होता है? समपोषी व्यतिकरण। दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समपोषी व्यतिकरण। ये तो इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दे और इंग्लिश मीडियम वाले अगर समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं। समपोषी व्यतिकरण होता क्या है? समपोषी व्यतिकरण
समपोषी व्यतिकरण, हमने व्यतिकरण की परिभाषा बताया कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से तरंगों की तीव्रताओं का योग भिन्न भिन्न होता है। और जब भिन्न भिन्न होता है तो बताया गया कि कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम और कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम होता है। और यही घटना पूरी क्या कहलाती है? व्यतिकरण। तो अब बात आती है समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण क्या होता है? समपोषी व्यतिकरण ये कहता है जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग बहुत अधिक होता है या अधिकतम होता है उन्हें ही समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जहां पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम होता है उसे क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण। और जहां पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम होगा उसे ही क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। तो आपने देखा समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। अगर आपसे पूछा जाए कि समपोषी व्यतिकरण है क्या तो आप क्या बताएंगे? आप यही बताएंगे कि जहां पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम होता है उन्हें समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम होता है जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम होता है उन्हें क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उन्हें समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं? जहां पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम होता है उन्हें समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम होता है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम होता है उन्हें समपोषी व्यतिकरण और जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम होता है उन्हें क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण आप समझें कि व्यतिकरण क्या होता है? जब किसी माध्यम में एक ही आवर्त की दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से तरंगों की तीव्रताओं का योग भिन्न भिन्न होता है और कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम और कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम होता है। ये घटना व्यतिकरण कहलाती है। व्यतिकरण दो प्रकार से होता है, एक होता है समपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण क्या होता है? जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम होता है उन्हें क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम होता है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। नोट कर लेते हैं। अब इसी के अनुसार व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता पूछी जाती है। व्यतिकरण से परिणामी तीव्रता क्या होती है? परिणामी तीव्रता का व्यंजक जिससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं वो क्या होता है? गौर करते हैं। व्यतिकरण से संबंधित परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं? परिणामी तीव्रता जब माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माना दो तरंगे हैं, माना समान आवृत्ति की
दो तरंगे समान आवृत्ति, मतलब आवृत्ति समान है, दो तरंगे जिनके आयाम आयाम क्रमशः जिनके आयाम क्रमशः A1 व A2 है। ठीक, समान आवृत्ति की दो तरंगे हैं जिनके आयाम क्रमशः A1 व A2 हैं और उनके बीच कलांतर फाई है और जिनके विस्थापन समीकरण में लिखते विस्थापन y1 व y2 है और कलांतर फाई है, और कलांतर कितना है, फाई है। मान लिया कि A1 और A2 आयाम है और जिनके विस्थापन y1 और y2 है और उनके बीच कलांतर क्या है, फाई। तब सरल आवर्त प्रगामी तरंग, तब सरल आवर्त प्रगामी तरंग समीकरण प्राप्त करते हैं। y1 बराबर क्या होगा, A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx और y2 बराबर क्या होगा, A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस कितना आ जाएगा, क्योंकि फाई कलांतर पर, मतलब कि पहला समीकरण जो तरंग का आयाम A1 है, दूसरा क्या है, A2 है, और पहले तरंग का समीकरण y1 बराबर क्या होगा, A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx और y2 बराबर क्या हो गया, A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx और प्लस फाई, जहां फाई क्या है, कलांतर है। अब यहां पर ध्यान देते हैं, जहां ओमेगा टी कोणीय आवृत्ति है, के क्या है, संचरण नियतांक, क्या है, ओमेगा टी क्या है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति, और के क्या है, संचरण नियतांक है। अब ओमेगा बराबर होता क्या है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, और के बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा। इनसे संबंधित कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप लोग एक्टिव होकर देखिए। यहां पर जो के है संचरण नियतांक है, आपको लेमडा का मान दे दिया गया, पूछ लिया गया कि संचरण नियतांक याद कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए के बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा। यह कैपिटल टी आवर्तकाल दिया गया तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई बाई कैपिटल टी लगा सकते हैं। तो ये तो हमने बता दिया। अब यहां पर आवर्त समीकरण y1 और y2 प्राप्त हो रहे हैं। जब y1 और y2 का मान निकल आया तो अब करते क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। किसका लगाते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। जब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, जो तरंगे होती उनका योग कर देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया, y बराबर y1 प्लस y2 कर दिया गया अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो y बराबर क्या हो गया, y1 का मान कितना है, A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस A2 साइन y2 का मान ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव।
रख दिया गया। तब y इक्वल टू कितना आ गया, ये a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2। अब इसमें इसको a बना लिया गया, इसको b। तो अब साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे आप कि साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन बी। यही फार्मूला लगाते हैं। जब ये फार्मूला लगाते हैं तो प्राप्त क्या होता है, साइन a की जगह पर आ गया ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन a cos b प्लस cos a ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन बी। ये फार्मूला लगा देते हैं इस पूरे में, a2 बाहर हो गया। जब ये लगाया गया तो प्राप्त क्या हुआ, y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इस a2 का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाइव प्लस a2 का इसमें भी गुणा करा दिया गया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स a2 साइन फाइव। यहां पर ध्यान देते हैं, इसको हमने यहां से यहां पर भी लिख सकते थे, लेकिन इसको हम इसके साथ क्यों लिखे हैं आगे ध्यान देते हैं। आगे क्या करते हैं, हर एक कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, सभी लोग जुड़ते रहिए और एक दूसरे को, अपने साथियों को भी शेयर करिए, जो पढ़ लेगा और उसके लिए 2 नंबर 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अब यहां पर ये आ गया। अब इसको करते क्या है, कॉमन लेते हैं। अब कॉमन लेने में करते क्या है, यहां पर देखते हैं कि ये साइन ओमेगा टी है माइनस के एक्स कितना है, और ये क्या है, इसमें ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इन दोनों में हम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन ले लिया गया। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन लिया गया तो इसमें बचा कितना, a1 प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, इससे भाग दिया गया, प्लस ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना, a2 cos 5, a2 cos 5 प्लस, अब इसमें कितना है, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू a2 साइन। अब इसको हम करते क्या है, मानते हैं। क्या मानते हैं, गौर करिए, माना प्लस a2 cos 5 बराबर मान लिया r cos थीटा। ये फाई के पदों में है तो इस पूरे पद को हम थीटा के पदों में। अब ये r क्या है, इसको परिणामी आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, परिणामी आयाम। जैसे यहां पर a1 a2 आयाम के दोनों तरंगों के लिए, वैसे ही सभी इन दोनों का टोटल जो परिणामी आयाम होगा कैपिटल R। इसको हमने मान लिया कि ये r cos थीटा। इसी प्रकार इस a2 sin फाइव, a2 sin फाइव को मान लिया गया r sin थीटा। क्या मान लिया, इसको समीकरण 1 बना दिया, इसको समीकरण 2 बना देते हैं। इतना समझ में आया सभी को। अब क्या करते हैं, जहां जहां r परिणामी आयाम और कोण क्या है, थीटा के, कोण क्या है, थीटा, थीटा के रूप में मापते हैं। तब जब ये दोनों मान इसमें रखते हैं तब परिणामी तरंग
परिणामी तरंग का समीकरण क्या होता है? समीकरण ध्यान दीजिए, परिणामी तरंग का समीकरण क्या होता है? जब परिणामी तरंग का समीकरण y इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाता है? ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? आर साइन थीटा। अब इस पूरे पद में देखिए आर मिल रहा है, तो y इक्वल टू आर साइन, आर कॉमन ले लिया गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब ये आर कॉमन ले लिया गया तो ये बचा साइन ओमेगा और ये कॉस थीटा, प्लस ये आर बाहर है कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बचा। अब आपको यहां से पता चल रहा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला निकलता है, तो y इक्वल टू आर साइन ए प्लस बी का फार्मूला निकलता है साइन ए की जगह पर ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस बी की जगह पर थीटा। इससे पता चला ये जो समीकरण था y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, इसके रूप में ये परिणामी तरंग का समीकरण किसके पदों में? थीटा। तो यही परिणामी तरंग का समीकरण है। ये परिणामी तरंग का समीकरण अभी निकला, हमें निकालना क्या है? परिणामी तीव्रता, और जहां आर क्या है? परिणामी आयाम के पदों में। तो अब इसको इतने पर छोड़ देते हैं। अब यहां पर स्टार्ट होते हैं समीकरण 1 और 2 वर्ग करके जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं, तो इसको वर्ग किया गया, एलसीएस एलसीएस का वर्ग करके जोड़ दिया जाएगा और आरसीएस आरसीएस का वर्ग करके जोड़ दिया जाएगा। तो कितना आता है? a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर बराबर इसमें r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos फाई आ गया, इसका प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसमें आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां पर देखते हैं क्या मिल रहा है, इन दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन हो गया, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन हो गया, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस ये क्या आ गया? साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर कॉमन हो गया प्लस 2a1 a2 cos फाई आ गया। इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो निकला कितना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इनका मान कितना होता है? 1। इसका भी मान कितना होता है? 1। तब a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इनके बगल में 1 का गुणा हो गया, 2a1 a2 cos फाई आ गया। इसी प्रकार इसका भी मान 1 हो गया, आर स्क्वायर इंटू 1। कहने का मतलब इसको इधर ले लेते हैं, तब आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? ये a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई आ गया। अब यहां से r निकल आया, ये स्क्वायर हटा, एक स्टेप ये भी सही है। अब ये स्क्वायर हटा तो ये निकल आया, अंडर रूट लग गया a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। आपको ये परिणामी आयाम का फार्मूला निकल आया। क्या निकल आया? परिणामी आयाम का फार्मूला। अब जब परिणामी आयाम का फार्मूला ऐसे निकालते हैं, नोट कर लीजिए सभी। अब इसके पश्चात करते क्या है, हमें लेकिन परिणामी आयाम नहीं निकालना। अगर पूछ ले केवल परिणामी आयाम तो यहां तक करेंगे, लेकिन पूछ क्या रहा क्वेश्चन में? परिणामी तीव्रता।
परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझना ही है। अब जब ये परिणामी आयाम निकल आया, परिणामी आयाम R इक्वल टू ये हो गया फार्मूला A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। लेकिन हमें तीव्रता चाहिए, और तीव्रता होती क्या है? तीव्रता सदैव आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। तीव्रता की परिभाषा क्या होती है? तीव्रता सदैव आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। तो लिखते हैं तीव्रता सदैव आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, क्रमानुपाती होती है। कहने का तात्पर्य ये है, ये एक परिभाषा भी है तीव्रता की, अर्थात I प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। कहने का मतलब परिणामी आयाम के वर्ग के अनुपाती। कहने का मतलब I प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, इसका मतलब I बराबर क्या होगा? के R स्क्वायर। ये हो गया। तो अब हम यहां पर अगर हम इस समीकरण से देखते हैं R स्क्वायर से, तो इसमें हम क्या कर दें, यहां पर इस पद पर देखिए, यहां पर दोनों पक्षों में k से गुणा कर देते हैं, तो क्या होता है? तब ध्यान दीजिए कि R स्क्वायर बराबर k से दोनों पक्षों में यहां पर गुणा किया गया, तो k A1 का स्क्वायर प्लस k A2 का स्क्वायर प्लस 2k A1 A2 cos फाई, ये प्राप्त हुआ जाकर। अब इसके पश्चात अब यहां पर जब I बराबर के आर स्क्वायर हो सकता है, तो I1 बराबर के A1 स्क्वायर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? होगा। तो निश्चित ही अब हम इसको बनाते हैं I के पदों में, तो लिख सकते हैं चूंकि I बराबर के आर स्क्वायर, इसलिए I1 बराबर के A1 स्क्वायर और I2 बराबर क्या होगा? के A2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, इसकी जगह पर क्या है? ये I1 हो गया, इसकी जगह पर क्या हो गया? ये सॉरी, ये I हो गया, और इसकी जगह पर I1, और इसकी जगह पर क्या हो गया? I2 प्लस। अब यहां से A1 का मान निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए ये 2k हो गया A1 का मान निकाला गया, A1 के स्क्वायर, तो I1 अपान कितना हो जाएगा? k। कहने का तात्पर्य है, रफ कार्य कर लेते हैं, I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर, तो ये गुणा में इधर बटे में आ गया, I1 अपान के बराबर A1 स्क्वायर, तो A1 बराबर कितना आ गया? अंडर रूट I1 अपान के, ये आ गया। अब इसके पश्चात A1 की जगह पर ये इतना रख सकते हैं, इसी प्रकार A2 की जगह पर कितना रख सकते हैं? I2 अपान के रख सकते हैं, तो रखते हैं, ये 2k हो गया, और A1 की जगह पर कितना रखेंगे? अंडर रूट I1 अपान के, और इसकी जगह पर I2 अपान के इंटू cos फाई। अब करते क्या है? I इक्वल टू ये I1 हो गया प्लस I2 हो गया प्लस 2k, अंडर रूट में ये गुणा हुआ, तो ये I1 I2 और बटे k का गुणा हो गया, k स्क्वायर हो गया इंटू cos फाई। ध्यान दीजिए, अब ये cos फाई हो गया, तब I इक्वल टू कितना आ गया? ये I1 प्लस I2 प्लस 2k, ये स्क्वायर से बटे में आ गया k, अंडर रूट I1 I2 cos फाई, k से k कैंसिल हो गया, तब परिणामी तीव्रता क्या निकल आई? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, अर्थात ये समीकरण प्राप्त हो गया परिणामी तीव्रता का। परिणामी तीव्रता का सूत्र क्या निकल आया? I इक्वल टू
क्या निकला, I इक्वल टू कितना आ गया, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, अर्थात परिणामी तीव्रता निकल आई। तीव्रता I इक्वल टू कितना आ गया, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos, ये प्राप्त हो गया। अब इसके अनुसार करते क्या है, परिणामी तीव्रता निकल आई और परिणामी आयाम r बराबर अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos प्राप्त हुआ। अब जो परिणामी तीव्रता का निकल आया, परिणामी आयाम निकल आया, तो अब अधिकतम तीव्रता, अधिकतम आयाम और न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम आयाम। तो समकोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम होती है, परिभाषा में बताया गया। तो समकोषी व्यतिकरण के लिए, समकोषी व्यतिकरण, समकोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, जहां पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम होगा। अब यहां पर अधिकतम तभी होगा जब cos फाई का मान पॉजिटिव 1 हो। यदि cos फाई बराबर +1 रख दिया जाए तो ये अधिकतम हो जाएगा। कैसे अधिकतम होगा, अर्थात ये कह सकते हैं फाई इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई डॉट डॉट डॉट, ऐसे मान रखेंगे तो 100% ये पॉजिटिव अर्थात अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू 2m, 2m का मतलब है, अर्थात फाई इक्वल टू इसको हम 2m कह सकते हैं। फाई कहने का मतलब है, अगर m बराबर रखते हैं, जहां m बराबर रखते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, 0 रखा गया तो 0 आ गया, 1 रखा गया, ये सॉरी यहां पाई, क्या पाई, 1 रखा गया तो 2 पाई आ गया, 2 रखा गया तो 4 पाई आ गया, 3 रखा गया तो 3 दूनी 6 पाई आ गया, ऐसे कर देते हैं। तो अब ये कंडीशन लागू होती है, तभी तीव्रता क्या होगी, अधिकतम। तब देखिए जब ये cos फाई का मान रखते हैं तब I मैक्सिमम इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, इसका मान पॉजिटिव 1 रख दिया गया, पॉजिटिव 1 रखा गया तो ये आ जाएगा। तब ये I मैक्सिमम इक्वल टू, ये फार्मूला किसका बन गया, I1 I2, ये फार्मूला बन गया जाकर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट I1 के स्क्वायर करेंगे तो I1, इसका स्क्वायर करेंगे तो I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, तो ये तीव्रता निकल आई। अब इसी के अनुसार अगर आयाम के पदों में, आयाम के पदों में इसी का निकाला जाए तो I मैक्सिमम, एक तो ये हो गया फार्मूला, I मैक्सिमम क्या होगा, और I1 बराबर क्या होता है, I1 बराबर होता है के ए स्क्वायर, के A1 स्क्वायर, इसकी जगह पर रखते हैं अंडर रूट के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया गया। तो अब यहां पर तो देखिए इसका तो ये निकल आया A1 अंडर रूट के प्लस अंडर A2 बाहर हो गया अंडर रूट के का होल स्क्वायर। इनमें जब के बाहर किया गया तो बाहर आया तो रूट के का स्क्वायर हो जाएगा और ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, इसका तो मान ये आ गया के A1 प्लस A2 का, अर्थात ये भी फार्मूला हो गया I मैक्सिमम इक्वल टू, ये भी होता है I मैक्सिमम इक्वल टू कितना आता है, ये भी फार्मूला होता है।
इनसे ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अनुपात, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी प्रकार आता है जैसे विनाशी व्यतिकरण। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए कैसे निकालते हैं, ये संपोषी व्यतिकरण के लिए निकला। अब बात आती है विनाशी व्यतिकरण। देखते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण की शर्त क्या कहती है कि जहां पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम होगा। न्यूनतम वहीं पर होगा जहां पर cos phi इक्वल टू -1। कितना होगा? -1। अर्थात ये कह सकते हैं यदि cos phi इक्वल टू -1 रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है? phi इक्वल टू -1 निकालना है। तो ये इसका मान कैसे निकालेंगे? विपरीत मान निकालेंगे। जैसे -1 कब हो सकता है? अब यहां पर पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, ऐसे मान जो प्राप्त होते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या हुआ? फाई इक्वल टू कितना होगा? m पाई। अर्थात जहां m बराबर कितना रख सकते हैं? 1 2 3 4, 1 3 5 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1 3 5। विषम 1 रखा गया, पाई आ गया, 3 रखा गया, 3 पाई, 5 रखा गया, 5 पाई आ गया। विषम है, तभी ये क्या होगा? -1 आएगा। तो -1 के लिए रखते हैं, तब तीव्रता क्या होगी? आई मिनिमम हो जाएगी। अर्थात आई मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। cos फाई की जगह पर कितना पाई रख सकते हैं? अर्थात ये -1 है, ये इसकी जगह पर -1 रख सकते हैं, तभी तो मिनिमम हुआ। तो कितना आया? I1 प्लस I2, ये प्लस ना होकर ये प्लस -2 अंडर रूट I1 I2 आ गया। तो ये फार्मूला किसका हो गया जाकर? अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये माइनस का चिन्ह जो लगेगा, इसमें जो मान अधिक ज्यादा होगा उसको पहले और जो मान कम होगा उसको बाद में लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक तीव्रता के पदों में न्यूनतम परिणामी तीव्रता ये निकल आएगी। अब इसके पश्चात आयाम के पदों में वही फार्मूला लगाते हैं ए के पदों में। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रखते हैं, I मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट के A1 का स्क्वायर अंडर रूट के A2 का स्क्वायर। ये होता है क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। तो I मिनिमम इक्वल टू कितना आ गया? इसकी जगह पर निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट कर देते हैं, रूट के बाहर कर लिया गया। तो यहाँ पर इसमें अंडर रूट के और बाहर a आ गया जाकर, A1 रूट के माइनस A2 रूट के पूरे का होल स्क्वायर। तब I मिनिमम इक्वल टू कितना आ गया? रूट के बाहर किया गया, रूट के का स्क्वायर हो गया तो k आ गया, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अर्थात क्या प्राप्त हुआ? A1 माइनस A2। इस चिन्ह से ये पता चलता है जो मान बड़ा होगा उसको पहले और छोटा, क्योंकि वर्क करने पर तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, लेकिन स्टेप यही होता है। तो इससे ये प्राप्त हो जाता है न्यूनतम तीव्रता। न्यूनतम तीव्रता अगर आयाम के पदों में पूछे तो I मिनिमम इक्वल टू k इंटू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और तीव्रता के पदों में अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और अधिकतम I मैक्सिमम बराबर क्या होता है? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। आयाम के पदों में I मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है? k A1 प्लस A2 का
होल स्क्वायर। तो यहां से आप लोगों को पता चला कि ये समकोषी व्यतिकरण के लिए हुआ, ये विनाशी व्यतिकरण के लिए। अब आप लोगों को व्यतिकरण संबंधित मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमी को या जहां पर नहीं समझ में आया उसको पूछ सकते हैं और नोट कर लीजिए। और कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, कुछ भी अगर कुछ चीज पाना है, अगर आपको 97, 95 मार्क्स लाने हैं फिजिक्स में, तो कुछ तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। और वो संघर्ष ऐसे करना है कि हंसते खेलते गुनगुनाते हुए अपने पढ़ाई को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। मात्र 2 महीने में 100% रिजल्ट, कुछ भी सोचने समझने की बात ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।